हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एआईएम। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तीसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, यानी कि हम बात कर रहे हैं डायनेमिक्स की, और डायनेमिक्स में हम एक अलग प्रकार की वेलोसिटी की बात करें जो है रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। उसी क्रम में फिर हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा रेडियल एक्सेलरेशन। उसी क्रम में आगे बढ़कर हम पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण, यानी कि किसी कण का अनुप्रस्थ दिशा में त्वरण। किसी कण का अनुप्रस्थ दिशा में त्वरण क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, इस लॉकडाउन की घड़ी में हम जो निरंतर आपके लिए अध्ययन करवा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक फुल संयमित होकर हम अपना काम कर रहे हैं। यानी कि हम बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। हमने ये बिल्कुल निश्चित कर लिया कि हमें अपने स्टूडेंटों के लिए प्रॉपर तरीके से काम करना है, चाहे लॉकडाउन खुले या ना खुले, क्योंकि ये दुनिया है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आउट ऑफ सोर्स हैं जो उद्दीपित हो रहे हैं। कुछ लोग क्या है, अपने भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच नहीं रख पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स से यानी साइंस से जुड़ा हुआ है वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी भ्रमित ना करें। कम से कम पहले बीएससी बीएड तो पूरी करें। बीएससी बीएड जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बीएससी आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सोचना कि हमें करना क्या है। कम से कम ये डिग्री तो पूरी हो आपकी पहले। तो उस डिग्री को पूरी करवाने के लिए हम आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। सो उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स में हम पढ़ रहे हैं अनुप्रस्थ त्वरण। तो देखिए, अनुप्रस्थ त्वरण हम आपको बता देना चाहते हैं कि किसी वस्तु या किसी कण कि अनुप्रस्थ दिशा में वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ त्वरण कहते हैं। भाई आप जानते ही हो कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन की दर को अनुप्रस्थ त्वरण कहते हैं, ठीक है। और मैं ये कहूँ कि अरीय वेग में परिवर्तन की दर को अरीय त्वरण कहते हैं। अरीय त्वरण का सूत्र आपने निकाला था, क्या होता है? r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। पूरा डेरिवेशन लास्ट वीडियो में है, लेक्चर नंबर 2 में पूरा देखिए, और वहाँ पे आप बिल्कुल कंफर्म करिए कि हमें समझ में आया है कि नहीं आया, और उसका वो फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो उसी से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अनुप्रस्थ त्वरण। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लीजिए आप कि अनुप्रस्थ त्वरण आपको चित्र में कहाँ दिखेगा। देखो, सबसे पहले मैं ये मूल बिंदु हो और ये प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। कोई पार्टिकल है वो इस कर्व पर मूव कर रहा है, ये वक्र है r बराबर एफ ऑफ थीटा, इस पर मूव करता है पार्टिकल। ये ध्रुवांतर रेखा है। किसी समय पार्टिकल p r, थीटा पर है, जहां r जो है वो ये है और थीटा है ये ध्रुवांतर रेखा और प्रारंभिक रेखा के बीच बना कोण। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इस ध्रुवांतर रेखा की दिशा को ही बोलते हैं अरीय दिशा, और इस अरीय दिशा में जो पार्टिकल का जो वेग होता है उसको बोलते हैं अरीय वेग, ठीक है। इस अरीय दिशा के परपेंडिकुलर P पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यहाँ पे इसको T पॉइंट से नोट करते हैं, ये है अनुप्रस्थ दिशा, और इस दिशा में होगा कण का अनुप्रस्थ वेग। कौन सा वेग होगा? अनुप्रस्थ वेग। उसको डिनोट कर दें हम V से, स्मॉल v से नोट कर दिया मैंने उसको। U से अरीय वेग को और स्मॉल b से अनुप्रस्थ वेग को, ठीक है। अब अल्प समय t प्लस डेल्टा टी या डेल्टा टी टाइम बाद कण कहाँ पहुंच जाता है? Q पर पहुंच जाता है, जहां Q पर इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं r प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा, r प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा। दिख रहा होगा आपको, r प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि हम पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन। तो इस दिशा में जो वेग है उसको ले देता हूं मैं b प्लस डेल बी। ये r प्लस डेल आर जो हुआ है वो ये है r प्लस डेल आर, ये डेल्टा थीटा है। इस पूरे एंगल को बोलते हैं थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। ये इस दिशा में जो वेग होगा उसको लिखूंगा मैं u प्लस डेल यू, और इसके परपेंडिकुलर जो वेग होगा उसको लिखूंगा b प्लस डेल यू, ठीक है।
अब ये तो क्या है, इस रेखा पर है, इस रेखा की दिशा में जो वेग होगा वेग में परिवर्तन हो जाएगा u प्लस डेल यू, और इस दिशा में वेग होगा u b प्लस डेल वी। मैं u प्लस डेल यू का घटक लूंगा अरीय दिशा में, इस अरीय दिशा यानी कि इस रेखा के समांतर में यहाँ पे रेखा खींचूं ऐसे। आपको पता है कि ये रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इनके बीच कोण डेल्टा थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा कोण हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो कि ये वाला 90 है पूरा, ये वाला 90 है, और मुझे इसकी ये वाली दिशा के क्रम में लेनी है अपन को अनुप्रस्थ दिशा, तो अनुप्रस्थ दिशा ले लेता हूं मैं ये। तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला डेल्टा थीटा। देख लीजिए आप, ये b प्लस डेल वी जो वेग है वो इस वाली दिशा में है, जबकि मैंने जो अनुप्रस्थ दिशा ली है वो ये है, ये अनुप्रस्थ दिशा है। ये कौन सी दिशा है, ये अनुप्रस्थ दिशा, अनुप्रस्थ दिशा। अनुप्रस्थ दिशा में b प्लस डेल वी का घटक लूंगा तो ये b प्लस डेल वी अनुप्रस्थ दिशा से डेल्टा थीटा कोण बना रहा है, तो मैं उसको लिखूंगा b प्लस डेल वी कॉस डेल्टा थीटा। ठीक है, मैं इसके बारे में लिखूंगा कि u प्लस डेल यू इस अनुप्रस्थ दिशा से कितना कोण बना रहा है, u प्लस डेल यू इस दिशा से। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये पूरा 90 है, पूरा 90 है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कितना कोण बना रहा है, क्योंकि u प्लस डेल यू तो ये है, u प्लस डेल यू तो ये है, ये वाली है u प्लस डेल यू, तो ये कितना कोण बना रहा है इससे, डेल्टा थीटा, यानी कि 90 माइनस डेल्टा थीटा करना पड़ेगा मुझे, 90 माइनस डेल्टा थीटा कोण आएगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है कितना आएगा, 90 माइनस डेल्टा थीटा। एक बार फिर बता दूंगा मैं आपको, अब उधर लिख लेते हैं इसके बारे में विस्तार से कि माना एक कण r बराबर एफ ऑफ थीटा पर गतिमान है, गतिमान है, किसी समय t पर यह पी आर कोमा थीटा पर होता है, पी आर कोमा थीटा पर होता है। देखिए थ्योरी मस्ट कंपलसरी है, इससे ही मार्किंग होती है आपकी। मेन एग्जाम की कॉपी में आपको पूरा विस्तार से लिखना होता है, इसलिए मैं इसको आपको विस्तार से लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज काम तो चला ही सकते हैं वैसे भी। सो क्या होता है, टी समय पर कण कहाँ पर होता है, इस पी आर कोमा थीटा पर होता है, जहां पी पर इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग, अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः u एवं b है। मिल गया, जहां p पर इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रम से u एवं b है। u क्या होता है, अरीय वेग, अरीय वेग क्या होता है, dr/dt, और b क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, r dθ/dt। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको, हाँ जी, p पर इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रम से u एवं b है। अब आप देख लीजिए फिर क्या हुआ था, फिर बाद में कण कहाँ पे पहुंच गया गति करते हुए, q पर, यानी कि लिखेंगे t प्लस डेल्टा t समय बाद कण q r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा पर पहुंच जाता है। आप साथ साथ लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि आवाज़ तो आपको क्लियर आ ही रही होगी, और अगर नहीं लिख पाओ तो बिल्कुल देख लो आप, स्टेप बाय स्टेप में इसी के बारे में लिख के जा रहा हूँ अभी, फिर इसका डेरिवेशन बाद में डेराइव करूँगा। क्यों r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा पर पहुंच जाता है, जहां इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रम से, यानी कि रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी
क्रमशः कितने हैं ये है u प्लस डेल यू b प्लस डेल v है। हमें p पर क्या ज्ञात करना है? p पर अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करना है। p पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? अनुप्रस्थ त्वरण, यानी कि ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन निकालना है मुझे p पॉइंट पर। देखेंगे p पर अनुप्रस्थ त्वरण, अब आप देख रहे हो कि कण तो कहां पहुंच गया? q पर पहुंच गया। p पर हमें अनुप्रस्थ त्वरण बताना है, इसलिए लिखेंगे लिमिट q टेंडिंग टू p, लिमिट q टेंडिंग टू p, p पर बताना है इसलिए लिखेंगे लिमिट q टेंडिंग टू p। अनुप्रस्थ त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, ठीक है, वो भी अनुप्रस्थ त्वरण यानी कि अनुप्रस्थ दिशा में वेग में परिवर्तन। तो ये लिखना है p से q तक जाने में, p से q तक जाने में अनुप्रस्थ दिशा में वेगों में परिवर्तन, वेगों में परिवर्तन बटे समयांतराल। यानी कि P से Q तक जब मूव कर रहा है ये ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में, ठीक है, तो वहां पर वेगों में परिवर्तन कितना हुआ है? P से Q तक वेगों में परिवर्तन बटे समयांतराल, तब क्या आ जाएगा? अनुप्रस्थ त्वरण आ जाएगा। तो अनुप्रस्थ दिशा में देख रहे हैं हम वेगों में परिवर्तन, तो हम देखेंगे Q पर इन वेगों के अनुप्रस्थ दिशा में घटक माइनस, भाई परिवर्तन कैसे दिखाओगे आप कि Q पर जो वेग है माइनस P पर जो वेग है, Q पर वेग माइनस P पर वेग अपॉन समयांतराल, ठीक है, तभी तो परिवर्तन दिखेगा आपको वेगों में, ठीक है, कि P से Q तक जाने में कितना परिवर्तन हुआ। सो लिखेंगे लिमिट Q टेंडिंग टू P, जब Q P की ओर टेंड करता है तो देखिए क्या क्या जीरो हो जाता है। Q P की ओर टेंड करवाओ आप, Q P की ओर टेंड करवाओगे जैसे धीरे धीरे लाइन, ये वाला एंगल धीरे धीरे P पर आ जाएगा, P पर आ जाएगा तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। तो लिखेंगे साइड में, चूंकि जब Q टेंडिंग टू P, तो जब Q टेंडिंग टू P तो क्या होगा? तो डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो, ये फालतू के जो भी डेल डेल है वो सब जीरो, डेल आर टेंडिंग टू जीरो, और क्या है? बस डेल्टा थीटा डेल आर और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये क्या होंगे? जीरो की, ये भी जीरो की ओर टेंड करेंगे। जब Q P की ओर टेंड करेगा तो डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब मैं इसको लिखता हूँ विस्तार से, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि नीचे समयांतराल ले रहा हूं। फिर लिखेंगे Q पर अनुप्रस्थ दिशा PT में वेगों के घटक माइनस P पर अनुप्रस्थ दिशा PT में वेगों के घटक, ठीक है, बटे समयांतराल क्या चीज है? डेल्टा टी। P और Q के मध्य कितने समयांतराल का अंतर है? डेल्टा टी का, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया डेल्टा टी। अब मुझे क्या है? पहले तो Q पॉइंट पर, इस Q पॉइंट पर अनुप्रस्थ दिशा PT में वेगों के घटक लेने हैं। Q पॉइंट पर लेने हैं अनुप्रस्थ दिशा PT में वेगों के घटक। तो दो वेग है मेरे पास, U प्लस डेल यू और एक है B प्लस डेल वी। Q पॉइंट पर मेरे पास दो वेग हैं, U प्लस डेल यू और B प्लस डेल वी, ठीक है। ये U प्लस डेल यू वाली लाइन है, ये वाली लाइन, और ये B प्लस डेल वी लाइन है। इनके मुझे अनुप्रस्थ दिशा में घटक लेने हैं। इन दोनों वेगों के मुझे अनुप्रस्थ दिशा यानी कि इस वाली दिशा में घटक लेने हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप इसी का लोगे, B प्लस डेल वी पास में पड़ रहा है Q पॉइंट पर, हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। आप देख लीजिए, ये B प्लस डेल वी इस अनुप्रस्थ दिशा के पास में पड़ रहा है, कितना कोण बना रहा है? डेल्टा थीटा। इसलिए मैं सारे एंगल कॉस में ले रहा हूं, लिखेंगे B प्लस डेल वी
कॉस डेल्टा थीटा, ठीक है, प्लस ये u वाला वेग ये है, ये इस अनुप्रस्थ दिशा से कितना कोण बना रहा है, हम देख रहे हैं कि इसका ये पूरा जो एंगल है, पूरा एंगल 90 है। पूरा एंगल कितना है 90, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये अरीय दिशा के परपेंडिकुलर तो होती है अनुप्रस्थ दिशा, तो अरीय दिशा वाली जो डायरेक्शन है ये वाली दिशा, ये अरीय दिशा से ये जो b प्लस डेल यू की दिशा है वो कितना कोण बना रही है, डेल्टा थीटा। ये जो अरीय दिशा है u प्लस डेल यू से कितना कोण बना रही है, डेल्टा थीटा। और ये अनुप्रस्थ दिशा पूरी 90 डिग्री है, तो मुझे ये निकालनी है कि भाई u प्लस डेल यू का इस अनुप्रस्थ दिशा से कितना कोण बना रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 90 माइनस डेल्टा थीटा, इस 90 में से डेल्टा थीटा को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा, इसे लिखेंगे u प्लस डेल यू कॉस 90 माइनस डेल्टा थीटा। फिर से देख लीजिए, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ये तो अरीय दिशा है, ये वाली नीचे वाली अरीय दिशा और अनुप्रस्थ दिशा के बीच पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। मुझे u प्लस डेल यू का अनुप्रस्थ दिशा से घटक लेना है, u प्लस डेल यू का अनुप्रस्थ दिशा में घटक तो ये वाला एंगल के साथ आएगा घटक u प्लस डेल यू का, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल निकालने के लिए मैंने क्या किया, पूरा एंगल माइनस ये वाला, तो ये आ जाए 90 माइनस डेल थीटा, ये वाला एंगल यही तो होगा, पूरा 90 है, 90 में से घटाओ तो ये आ जाएगा, इसलिए इसका नाम है 90 माइनस डेल थीटा। अरे अब तो आ गया होगा या पक गए, करते हैं आगे। माइनस दोनों वेगों के घटक आ गए, ठीक है। इधर अब आ जाते हैं P पॉइंट पर, P पर अनुप्रस्थ दिशा PT वेगों के घटक। तो P पॉइंट पर देखिए आप, P पर अनुप्रस्थ दिशा PT में, ये अनुप्रस्थ वेग इसी दिशा में है, इसलिए क्या आएगा, कॉस, सेम दिशा में आता है इसलिए कॉस 0। इधर देखिए इस माइनस की वजह से आगे माइनस ही आएगा। ये वाला कितना कोण बना रहा है अनुप्रस्थ दिशा से, ये वाला, ये u अरीय वेग जो है अनुप्रस्थ दिशा से कितना कोण बना रहा है, 90 बना रहा है ना, इसलिए क्या आएगा, b cos 90। एक तो पहली बात तो मैंने सारे कॉस में लिए हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये कैसे कैसे लिए हैं, मैंने आपके सामने लिए, इसलिए एक बार फिर से पॉज करके कैसे भी करके देख लेना है इसको, फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर ही सकते हो, ठीक है। सो देख लो, अब मैं इसको आगे लिखता हूँ, हो सकता है आपको यहाँ पे से दिखाई नहीं दे रहा हो, सो आगे लिखते हैं, पहले यहाँ तक नोट करो आप। इसको मैं थोड़ा सा इधर इस एंगल पे मोड़ देता हूँ, ये वाला एंगल हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है, ठीक है। मैं यहाँ से लिखता हूँ। सो प्यारे विद्यार्थियों, उस स्टेप से आगे वाला स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से, यानी कि लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 ब्रैकेट b प्लस डेल बी कॉस डेल थीटा, b प्लस डेल बी कॉस डेल थीटा। ये डेल थीटा जो है वो बहुत अत्यल्प कोण है, इसलिए कॉस के पास जब डेल थीटा होता है तो ये 1 में चेंज होता है, क्योंकि डेल थीटा टेंडिंग टू 0, सो कॉस 0 इक्वल टू 1। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि कॉस डेल थीटा का प्रसार कर दूं मैं, क्योंकि कॉस एक्स का प्रसार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, इस तरीके का प्रसार होता है। तो हम क्या करते हैं कि उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, क्योंकि डेल थीटा अत्यल्प कोण है, अल्प कोण है, इसलिए उच्च घातें तो बहुत ज़्यादा अल्प हो जाएंगी, इसलिए क्या करते हैं उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, केवल 1 आएगा, यानी कॉस डेल थीटा किस में चेंज हो जाएगा, 1 में, कॉस डेल थीटा 1 हो जाएगा, प्लस ये u प्लस डेल यू, ये कॉस 90 माइनस डेल थीटा, ये बन जाता है साइन डेल थीटा। एनी प्रॉब्लम, माइनस b cos 0 मान 1 तो ये b रह जाएगा, b cos 90 0, इसकी वजह से b भी 0, ये b cos 90 नहीं, ये u cos 90 है, u cos 90 है ना, सुधार लेना इसको, u था, ये u था जिसका 90 डिग्री के साथ कोण बन रहा था, ठीक है। u cos 90 विल बिकम 0 बटे डेल्टा t, ठीक है। लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ये हो गया b प्लस डेल बी प्लस
ये साइन डेल थीटा बन जाता है डेल थीटा, क्योंकि इसका भी जब प्रसार करते हैं अपन, प्रसार का सूत्र लिख देता हूँ मैं जैसे, चूँकि साइन एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, ये होता है इसका प्रसार। तो उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, मैं इसका प्रसार करूंगा, इसकी जो हाईएस्ट पावर है उनको अपन नेग्लिजिबल मान करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डेल थीटा बहुत ही छोटा कोण है, इसलिए हाईएस्ट पावर तो और भी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, है ना। जब हाईएस्ट पावर छोटी हो जाए, जैसे होता है ना, किसी के पास 2 रुपया है, 2 रुपया, ठीक है, आपके उसका ब्याज चढ़ गया 2.002 प्लस और ब्याज चढ़ा 2.00004, तो आपको 0.0002 0.004 इनको तो छोड़ो, 2 रुपये दे दो लाओ, यही होता है ना। यानी कि हम जो नेग्लिजिबल क्वांटिटी है उसको कर देते हैं नेग्लेक्ट, लेकिन जो कुछ दिखता है आपको कि यार हाँ इसको तो नहीं छोड़ सकते, तो उसको अपन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे देख लो आप कि साइन एक्स में हाईएस्ट पावर है, इनको नगण्य मानकर छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, ठीक है। बी प्लस डेल बी, यू प्लस डेल यू, ये क्या बन जाएगा, इसका पहला वाला बन जाएगा ये डेल थीटा माइनस बी अपॉन डेल टी, बी से भी हो जाएगा कैंसिल, implies लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा डेल वी प्लस ये डेल थीटा मल्टीप्लाई होगा यू डेल थीटा प्लस डेल यू डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब एक काम करेंगे, डेल टी का सभी में भाग दे देंगे, implies लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी प्लस यू डेल थीटा अपॉन डेल टी प्लस डेल यू डेल थीटा अपॉन डेल टी। सब में अलग अलग लिमिट लगा देंगे, लिमिट आगे लग रही है, सब में अलग अलग लग जाएगी, तो लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी प्लस ये बिना डेल वाला है, इसको लिमिट से बाहर रखते हैं, ठीक है। मतलब कच्ची कौड़ी मान लो इसकी, जिसके पास डेल है उसके ऊपर ही लगेगा ये चार्जेस। जैसे होता है ना गांव में उगाई होती है किसी चीज़ की, बोला हम बहुत बड़ी कुछ चीज़ बना रहे हैं हम, तो उसकी उगाई करते हैं, तो वो उगाई उन लोगों पे से करते हैं जो उनको दिखते हैं कि हाँ ये समर्थ है, ये दे सकते हैं, उन पे से नहीं करते जो नेग्लिजिबल क्वांटिटी वाले होते हैं या फिर इनका अस्तित्व थोड़ा सा ऐसा ही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यू के पास डेल नहीं है, बाकी सबके पास डेल है, तो जिनके पास डेल है उन पे ये लिमिट वही सहन कर पाएंगे लिमिट को, ये बिना लिमिट के बाहर, ठीक है। तो ये वैसे एलिमेंट है जिनसे उगाई नहीं कर रहे हैं, तो यू बाहर, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी प्लस इस पे भी लिमिट लगेगी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल यू एंड लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी, सब पे लिमिट लगा दी। दिस विल बिकम स्टैंडर्ड लिमिट, ये स्टैंडर्ड लिमिट है क्योंकि डेल टी ऑपरेट हो रहा है डेल वी अपॉन डेल टी, तो बन जाता है डी बी अपॉन डी टी। बनता है कि नहीं बनता, देख लीजिए 11वीं 12वीं क्लास में लिमिट आपने पढ़ी है, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट आपने जरूर पढ़ी होगी। प्लस यू, ये बन जाता है डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ये 0 हो जाए, इसके नीचे डेल्टा टी नहीं है। हम देखेंगे जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, हमने लिखा है यहाँ पे कि जब क्यू टेंडिंग टू पी, क्यू पी की ओर टेंड कर रहा है, मतलब डेल्टा टी 0 की ओर टेंड कर रहा है, उस टाइम डेल थीटा टेंडिंग टू 0 डेल आर टेंडिंग टू 0। हाँ ये भी लिखना चाहिए था मुझे, डेल यू टेंडिंग टू 0 डेल वी टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये भी 0, ये होंगे ही नहीं जब क्यू से पी की ओर टेंड कर जाएंगे आप, यहाँ पे तो नहीं है, परिवर्तन हुआ है तभी तो यहाँ पे है, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, हाँ तो देख लो ये आ गया, ये हो जाएगा 0 इंटू ये स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। सो हम देख रहे हैं कि ये बी में परिवर्तन, बी क्या चीज़ है, बी तो भाई साहब अनुप्रस्थ वेग है और यू क्या है, अरीय वेग। सो इसको लिखता हूँ डी अपॉन डी टी और यहाँ पे बी अनुप्रस्थ वेग का मान लेता हूँ आर डी थीटा अपॉन डी टी, यही होता है मान अनुप्रस्थ वेग का। प्लस यू क्या है, बोले यू तो वो है अरीय वेग डी आर अपॉन डी टी, या आर डॉट बोलते हैं इसको, अरीय वेग, और डी थीटा अपॉन डी टी ऐसे ही, और ये पीछे वाला 0 बन जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या डी अपॉन डी टी, यानी कि अवकलन हो रहा है u इंटू बी का। u इंटू बी का अवकलन कैसे करते हैं, बोला u कांस्टेंट, इसका अवकलन डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, प्लस पीछे वाला कांस्टेंट आगे वाले का अवकलन डी आर अपॉन डी टी, इसका अवकलन, प्लस फिर डी आर अपॉन डी टी डी टी। सो इसको और लिख देता हूँ मैं, यहाँ से आगे शायद आपको दिखता नहीं है,
कोशिश करो आप, दिखेगा आपको आर डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस, और ये तो दोनों एक जैसे हैं, ये तो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए दोनों कहेंगे जुड़ जाएंगे, टू डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आया है हमारा रेडियल, नहीं, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्सल को डिनोट कर दो एफ ऑफ थीटा से प्रदर्शित कर दें इसको। बोला अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिनके पास इंग्लिश मीडियम की बुक है वो भी साथ रखें, सेम डिटो ही होता है, बस ये लैंग्वेज मैंने पूरी हिंदी में लिख दी है बस, बाकी देयर इज नो प्रॉब्लम, समझाने का तरीका भी यही है। ठीक है, इसलिए आराम से पढ़ें। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ थोड़ा सा सिस्टमेटिक। आर तो ऐसे कैसे, इसका 2 बार अवकलन हो रहा है थीटा का, इसलिए थीटा के ऊपर 2 डॉट, ठीक है, प्लस 2, इन आर का 1 बार हो रहा है, थीटा का 1 बार हो रहा है, इसलिए आर डॉट थीटा डॉट। बोले ये क्या होता है, बोले यही तो होता है अनुप्रस्थ त्वरण, यही तो होता है अनुप्रस्थ त्वरण, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से पूरा का पूरा सिस्टमेटिक समझ लीजिए, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पेपर के हैं, करने हैं हमको, है ना, पूरा विस्तार से पढ़ना है, वेग और त्वरण, और ढंग से पढ़ना है। एक तो ऑनलाइन माध्यम में आप पढ़ रहे हो तो आपकी आवाज़ें तो मुझ तक नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी, इसलिए अगर कहीं पे भी कोई डाउट आपको लगे तो आप कॉल कर सकते हो। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने सुना बच्चों से कि कुछ स्टेप छूट गए थे, एक आध में स्क्वायर वगैरह हो रहा था अवकल समीकरण के में, तो उस क्लास का भी अपन देखेंगे और आपको बता देंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ लिया करो फ़ोन करके और बता दिया करो मुझे। थैंक यू। एक बात, एक श्लोक आपके लिए मैथमेटिक्स की तरफ से और बोलना चाहूँगा, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, और सुनना पड़ेगा ही, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे सुनते रहते हैं, बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, काम ही सुनने का उनके पास, वो सुनेंगे तो ही वो समझ पाएंगे, अगर वो बोलते रहेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, और टीचर उनकी सुनेगा नहीं क्योंकि सुन सकता नहीं, क्योंकि ये देयर इज़ नो लाइव क्लास, देयर इज़ नो एनी इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेशंस फॉर यू। आपके लिए क्या एक साधारण व्यवस्था है जिसमें एक लेक्चर डाउनलोड होकर आता है आपके लिए और वो आपको दिखता है, शो होता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गणित इस पूरी आधारशिला, पूरी जो ब्रह्मांड है इसमें सबसे बड़ी सब्जेक्ट मानी जाती है। गणित दुनिया की तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं, आप बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स के अपने सिद्धांत जरूर खुद के हैं, बाकी पूरी मैथमेटिक्स काम आ रही है। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मैथमेटिक्स है, लेकिन आप इसे फिजिक्स में पढ़ते हो ना, पूरी कैलकुलेशन फिजिक्स मैथमेटिक्स की, ठीक है। आप इकोनॉमिकल फील्ड में देख लो, हर चीज़ में मैथमेटिक्स। आप चाहे राजनीति शास्त्र में जाकर के देखोगे तो वहाँ पे भी अनुच्छेद वगैरह हर चीज़ में मैथमेटिक्स है ना, काम आ रही है ना। संपत्ति का बंटवारा हो तो मैथमेटिक्स, ठीक है। किसी को कोई रेट लगानी हो तो मैथमेटिक्स, किसी को कोई व्याख्यान देना हो, उसको तार्किक ढंग से सेट करना हो तो मैथमेटिक्स, एटीएम की थ्योरी तो मैथमेटिक्स, कोडिंग थ्योरी तो मैथमेटिक्स। इसलिए मैथमेटिक्स के ऊपर एक ही बात कहना चाहूँगा कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन वर्तते। यथा शिखा मयूराणाम यानी जैसे मोरों के शिखर पर किलंगी शोभायमान होती है, नागों के शिखर पर मणि शोभायमान होती है, उसी प्रकार वेदों और शास्त्रों में गणित का स्थान सर्वोपरि है। आप देखेंगे पुराने वेद देखेंगे आप तो वेदों में आपको गणित की एक अद्भुत व्याख्या दे रखी है। आपको ज्योतिष के साथ साथ गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन हमारे वेदों में है। लेकिन क्या है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे, भारतीय संस्कृति की परंपराएं थी, जहाँ पर हमारे गणित शास्त्र में बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे नियम से बिना कैलकुलेटर्स के ऐसे सॉल्व कर लेते थे। इंटीग्रेशंस की बहुत सारी पद्धति थी। वैदिक गणित आप एक छोटा सा पार्ट देखते हो, वैदिक गणित बहुत बड़ी थी, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे ग्रंथ हमारे जला दिए गए। तो हमारे पास अब चुनिंदा ग्रंथ है जो हमारे खुद के अपने हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, है ना। तो जो भारतीय मैथमेटिक्स है वो बहुत ही उत्तम है, और यहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं हमारे भारतीय समाज से, हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों से, जो वेदवांश या जो श्लोक हैं
या जो मर्यादित आपके लिए बिहेवियर के लिए जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबका अनुसरण करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।